इस्केमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें क्या होता है, एक इम्बैलेंस हो जाता है जो हार्ट के पास ऑक्सीजन आ रही है और जो उसकी डिमांड है उसके बीच में इम्बैलेंस हो गया, या तो जितनी ऑक्सीजन आ रही है जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई, या फिर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, या फिर दोनों चीज़ें हो गई। तो इसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है। अब ये मेनली सप्लाई डिक्रीज होती है। सप्लाई किसकी वजह से डिक्रीज होती है? ब्लड वेसल में जो कोरोनरी आर्टरीज हैं हार्ट को सप्लाई कर रही है उसमें कोई ओक्लूजन हो गया। वो ओक्लूजन किस वजह से हो सकता है? पहले इसमें देखते हैं नॉर्मली ब्लड वेसल्स होती कौन सी हैं, जो मेन वेसल्स होती हैं। एक तो होती है हार्ट में एओर्टा से निकलती हैं तीनों, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये सबसे मेन होती है। एक होती है इधर लेफ्ट साइड पे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। तो ये तीन मेन ब्लड वेसल्स हैं। बाकी आगे इनके जो पार्ट्स होते हैं और डिविजन्स होती हैं वो होती हैं। तो अब इनमें क्या होता है, सबसे मेन होता है एथीरोस्क्लेरोसिस है। इसकी वजह से ओक्लूजन होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एथीरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से ओक्लूजन हो जाता है और फिर उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है। कुछ केसेस में एम्बोलाई भी बन सकता है। एम्बोलाई फैट एम्बोलाई हो सकता है, एयर एम्बोलाई हो सकता है, या किसी और चीज़ का लिपिड वगैरह का हो सकता है। फिर कुछ केसेस में वस्कुलाइटिस और स्पाज्म भी हो सकता है कि जो ब्लड वेसल है नॉर्मली इसमें वस्कुलाइटिस हो गया, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है तो वेसल्स में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाएंगे और ऑक्लूजन हो जाएगा, या ब्लड वेसल में स्पाज्म हो गया किसी वजह से। कुछ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, उसमें जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा जो सेल्स हैं उनकी सिकलिंग हो जाएगी और वैसे क्लम्प्स बना लेंगे एक जगह पे, तो ब्लड वेसल को ऑक्लूड कर देंगे। शॉक की कंडीशन में भी हो सकता है। शॉक में क्या हो रहा है कि हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, परफ्यूजन डिक्रीज हो गया तो डिमांड मीट नहीं हो पा रही है। फिर कुछ और कंडीशंस होती हैं जैसे स्ट्रेस की कंडीशंस है, टाकोसुबो सिंड्रोम और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, इन कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है। या फिर दो सिंड्रोम है, एहलर डैनलोस सिंड्रोम और माफन सिंड्रोम, इनमें भी इस्केमिक हार्ट डिजीज कॉमनली मिलते हैं। अब ये हो कैसे रहा है, ओक्लूजन कैसे हो रहा है, जो एथीरोस्क्लेरोसिस है वो कैसे बन जाती है? कोई इसकी भी जगह पे अगर ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे अगर ब्लड वेसल के अंदर हल्का सा भी डैमेज हुआ तो उधर क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे इधर आके, साथ में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये सेल्स धीरे धीरे इकट्ठी हो गई, उन्होंने क्या बना लिया, एथीरोमा बना लिया। फिर इसके पास ये लो डेंसिटी लिपिड आ गए, तो लिपिड भी इकट्ठे हो गए। उसके बाद कौन आता है, मैक्रोफेजेस आते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इस लो डेंसिटी लिपिड को अंदर एंगल्फ कर लेंगे और एक सेल बनाएंगे जिसको बोलते हैं फोम सेल्स है। अब ये सारी चीज इधर इकट्ठी होगी, इसके ऊपर क्या होगा, जो ब्लड वेसल है इसके अंदर इधर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्मूथ मसल्स रिलीज होके इस एथीरोमा के पास चली गई और कुछ इधर फिब्रिन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये हमारा फिब्रिन है, ये डिपॉजिट हो गया। तो स्मूथ मसल्स और फिब्रिन डिपोजिशन से इसको अब कंप्लीट ये प्लाक बन जाता है। प्लाक के नॉर्मली तीन पार्ट्स होते हैं, हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे एक ब्लड वेसल का तो ये ऐसे प्लाक बन जाता है। इसकी एक तो फाइब्रस कैप होती है जो हमारे फिब्रिन ने बनाई है यहाँ पे, एक इसमें सेंटर में लिपिड रिच नेक्रोटिक कोर होता है, और एक इसके साइड में ये जो दिख रहे हैं ऐसे शोल्डर्स होते हैं। तो ये तीन पार्ट हैं। अब जो प्लाक बनता है वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो स्टेबल है या अनस्टेबल है। किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, स्टेबल प्लाक तब बोलते हैं जब जो फिब्रिन की लेयर है वो तो थिक है, जो फाइब्रस कैप है उसकी, और जो अंदर का लिपिड है वो कम है। क्यों इसको स्टेबल बोलेंगे, क्योंकि फिब्रिन की वजह से उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, वो जल्दी से रप्चर नहीं होगा, उसका इरोजन नहीं होगा जल्दी से, तो वो स्टेबल रहेगा। अगर एकदम से गस ऑफ ब्लड भी आता है इधर से तो इधर स्टेबलाइज रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। और दूसरी क्लासिफिकेशन है कि इसको अनस्टेबल भी बोलते हैं। अनस्टेबल और वल्नरेबल कब बोलते हैं, जब ये फाइब्रस की कैप है ये थिन हो और जो अंदर का नेक्रोटिक टिश्यू है जो लिपिड है वो ज़्यादा हो, तो फाइब्रस कैप थिन होने की वजह से ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, और जैसे ही एकदम से टर्बुलेंस क्रिएट होगी इधर ये रप्चर हो जाएगा और इसका कंटेंट सारा बाहर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो प्लाक बनता है इसकी क्या क्या चेंजेस इसमें आ सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, या तो ये रप्चर हो सकता है या ये इरोड हो जाएगा यहाँ से, एम्बोलाई की फॉर्म में इसके कंपोनेंट्स निकल के छोटी ब्लड वेसल्स को आगे ऑक्लूड कर देंगे, या इसमें हेमरेज हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, या ये इधर से ब्लड वेसल की जो वॉल है उसको डैमेज करके यहाँ पे एन्यूरिज्म बना सकता है इस एरिया में, या धीरे धीरे ये पूरा ऐसे कैल्सीफाई भी हो सकता है। तो ये इसके चेंजेस हो सकते हैं प्लाक के। अब ये तो पैथोजेनेसिस होगी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज मोस्टली एथीरोस्क्लेरोसिस से होती है। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या है, प्लाक बन रहा है
वो कैसे बना है, कौन सी सेल्स एक्यूमुलेट होने की वजह से बन रहा है। पर ये किस में बनता है, सब में बनता है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बनता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बनता है। तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल में तो सबसे इम्पोर्टेंट है एज। आप एज को तो चेंज ही नहीं कर सकते, एज तो धीरे धीरे इंक्रीज होगी पेशेंट की। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के, वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाएगा। कुछ फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एक डिजीज होती है, उसमें क्या है कि पेशेंट में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है ही, तो उसमें रिस्क रहेगा हमेशा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का ज़्यादा। तो ये भी नॉन मॉडिफाइबल हो गया। फिर कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है। अगर पेशेंट अपनी दोनों चीज़ें कंट्रोल में रखेगा इन डिजीज़ को, तो इनको अपने रिस्क को मॉडिफाई कर सकता है। अगर ये कम रहेंगे तो उसके एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। स्मोकिंग है, अगर पेशेंट स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब छोड़ दे तो भी उसका रिस्क रिड्यूस हो सकता है। हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया है, ये न्यूट्रिशनल की वजह से है, या पेशेंट की सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, या लो एक्सरसाइज की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल जितना बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट होगा, उतना ही ब्लड वेसल्स में ज़्यादा मिलेगा और उतने ही प्लाक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ये भी एज ए रिस्क फैक्टर काम करता है। ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्ट्रेस हैं, ये सारे इसके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इन पेशेंट्स में जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, एज ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसमें अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, अब उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कब होगी, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कब होगा। हर पेशेंट में जिसमें ब्लड वेसल में प्लाक बना हुआ है, हर पेशेंट में तो नहीं होता इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में आते क्या क्या है, इसमें 5 चीज़ें आती हैं। एक तो स्टेबल एंजाइना, प्रिंज मेटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेमी और स्टेमी। अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या फ़र्क है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो सारी हैं, लेकिन एक्यूट सिंड्रोम कब बोलेंगे इसको? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम तब बोलेंगे जब अनस्टेबल एंजाइना स्टेमी या नॉन स्टेमी में से कोई एक चीज़ हो। ठीक है, स्टेबल एंजाइना को हम क्लासिकल एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। प्रिंज मेटल्स को वेरिएंट एंजाइना या वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी बोलते हैं। अब पेशेंट को बॉडी में ये चेंजेस हुए, वो रिस्क प्रोन था, एज ज़्यादा हुई, अंदर चेंजेस आए, पैथोजेनेसिस हुई, डिमांड इंक्रीज हुई पेशेंट की, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप कर ली। पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेन लेके आएगा? पेशेंट के बॉडी में तो ये चेंजेस हो रहे हैं। अब पेशेंट सिम्टम लेके आएगा मेनली चेस्ट पेन का, इसको बोलते हैं लेवाइन साइन। क्लासिकली जो चेस्ट पेन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, वो लेवाइन साइन होते हैं। उसमें पेशेंट ऐसे हार्ट को ऐसे पकड़ के आएगा, ऐसे लगेगा कि उधर से ग्रेस्प करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लेवाइन साइन। ये जो पेन है ये रेडिएट हो रहा होता है अपने आसपास वाले रीजन में। कहाँ रेडिएट होता है? नॉर्मली तो लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट आर्म में या लेफ्ट फोर आर्म तक जा सकता है। कुछ कंडीशंस में ये राइट शोल्डर तक भी जाता है या ऊपर नेक तक भी जाता है। तो इन किसी भी एरिया में अगर पेन का रेडिएशन हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट में ही हो, राइट शोल्डर में भी रेडिएट होता है, नेक में भी रेडिएट होता है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पेन नहीं होता, कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो रही है लेकिन पेन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? किस पेशेंट में नहीं होगा? या तो पेशेंट डायबिटिक है, कि लंबे टाइम से डायबिटिक पेशेंट है और उसमें न्यूरोपैथी हो चुकी है। न्यूरोपैथी होगी तो पेशेंट का पेन जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको पेन नहीं होता। कई बार स्ट्रोक के पेशेंट में पेन नहीं होता, या फिर अगर जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं 75 ईयर्स ऑफ एज से अगर ज़्यादा एज है तो उसमें पेन फील नहीं होता कई बार पेशेंट को। हर पेशेंट को पेन भी नहीं होता, चाहे वो डायबिटिक भी नहीं है, उसको स्ट्रोक भी नहीं है, यंग पेशेंट है, कई बार पेन फील नहीं होता। जो और इक्विवेलेंट सिम्टम्स है वो फील होते हैं, इनको बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट्स। इसमें क्या होता है? पेशेंट को डिस्निया, डायफोरेसिस, फैटीग या लाइट हेडेडनेस हो सकता है। पेशेंट को पेन नहीं हो रहा लेकिन हल्की सी उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, उसको एकदम लाइट हेडेड फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट आ सकता है। तब भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज सस्पेक्ट करनी है। अब हम इन सब में डिफरेंस देखते हैं कि स्टेबल एंजाइना कब है, वेरिएंट एंजाइना कब है, एमआई कब है। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि पेन 2 to 5 मिनट्स के लिए होता है और डिक्रीजेज ऑन रेस्ट है। पेशेंट जब एक्सर्शन में था, प्रेसिपिटेट ऑन एक्सर्शन, तब तो पेशेंट को पेन हुआ, लेकिन जैसे ही उसने रेस्ट किया पेन डिक्रीज हो गया, और 2 से 5 मिनट के लिए पेन रहता है, उसके बाद पेशेंट क्या रेस्ट करने के बाद वो अपने आप चला भी जाता है। ये बॉडी में क्या हो रहा है? बॉडी में ओक्लूजन हो रहा है, ओक्लूजन है लेस देन 70%। तो ब्लड वेसल में ओक्लूजन है, लेकिन अगर लेस देन 70% तक है तो पेशेंट प्रोन है स्टेबल एंजाइना डेवलप करने के लिए। इसमें सप्लाई डिक्रीज होगी ओक्लूजन होने की वजह से, और जैसे ही किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें उसकी डिमांड बढ़ेगी उसको पेन हो जाएगा।
डिमांड कब बढ़ेगी? जब पेशेंट का जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हार्ट को कब ज़्यादा काम करना पड़ता है? जब एक्सर्शन हो, एंगर हो या प्रेगनेंसी की कंडीशन में डिमांड बढ़ जाती है। जब पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज हो तब डिमांड बढ़ जाती है। हाइपरटेंसिव में इंक्रीज हो जाती है। एनीमिया है, एनीमिया में क्या हो गया? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, हीमोग्लोबिन तो कम है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है कि जो वेंट्रिकल है उसकी इधर जो वॉल है लेफ्ट साइड की उसमें हाइपरट्रॉफी होगी, तो इस एरिया में अगर जब इसकी वॉल नॉर्मल थिकनेस की थी तब नॉर्मल डिमांड थी, लेकिन जैसे ही इसकी थिकनेस बढ़ी हाइपरट्रॉफी हुई इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। या हाइपर पैराथायरोडिज्म में डिमांड इंक्रीज होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, हार्ट का रेट इंक्रीज होगा और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसमें मैनेजमेंट में यूजुअली हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, उससे पेन स्टेबलाइज हो जाता है। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है? इसमें रेस्ट पे पेन हो रहा है। अनस्टेबल एंजाइना में भी रेस्ट में पेन हो रहा है। सिर्फ स्टेबल एंजाइना ऐसी होती है जिसमें रेस्ट पे पेन नहीं होता। वेरिएंट एंजाइना कब प्रेसिपिटेट होता है? ये कोल्ड से या फिर हाइपरवेंटिलेशन से प्रेसिपिटेट होता है। इसमें हो क्या रहा है बॉडी में? इसमें ओक्लूजन नहीं हुआ, ओक्लूजन नहीं हुआ फिर भी कैसे ऐसे सिम्टम स्टार्ट हो गए? क्योंकि इसमें वेसल में स्पाज्म हो गया। ये जो नॉर्मल डायमीटर थी इसकी, अब ये डायमीटर इसकी रिड्यूस होगी, ब्लड वेसल में स्पाज्म हो गया। और जब अगर कोल्ड हो, बाहर बहुत ठंडा टेम्परेचर हो या एकदम कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आए पेशेंट या हाइपर वेंटिलेट करे तो ये स्पाज्म इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट को पेन के सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि डिमांड तो इसमें भी सप्लाई तो इसमें भी रिड्यूस होएगी। जो भी आगे ये ब्लड वेसल जिस एरिया में सप्लाई कर रही है, जैसे ये ल्यूमन इसकी नैरो होगी इधर जो सप्लाई हो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इसमें यूजुअली मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन यूज़ कर सकते हैं, निफेडिपिन यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में भी पेन एट रेस्ट ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो ओक्लूजन है वो मोर देन 70% है, तो सप्लाई पहले से भी ज़्यादा कम हो गई स्टेबल के टाइम से भी। अब इसमें क्या करेंगे? सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन तो देंगे, साथ में हम एंटीप्लेटलेट्स देंगे, एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट दे देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाए। और कुछ और ड्रग्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह। फिर आते हैं स्टेमी और नॉन स्टेमी। इनमें क्या फ़र्क है? स्टेमी में तो क्या है, एसटी एलिवेशन एमआई। स्टेमी में क्या हो रहा है कि पूरी ब्लड वेसल ऑक्लूड होगी, 100% ऑक्लूजन हो गया। तो जिस भी एरिया में सप्लाई करना था वहाँ पहले इस्कीमिया हुआ, फिर और लंबे टाइम तक ऑक्लूजन हुआ तो उधर इन्फाक्ट क्रिएट हो गया, और लंबे टाइम तक अगर ऑक्लूजन रहा तो पूरे एरिया में नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर ये कोई ब्लड वेसल मेन वेसल है, जैसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, अगर वो इन्वॉल्व हुई तो एक मेजर एरिया इन्वॉल्व कर लेगी वो, तो उससे क्या होगा, एकदम से एक्यूट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट को लैप्स भी कर सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है एकदम से। नॉन स्टेमी में क्या है कि सेमी ओक्लूजन है, मोस्ट ऑफ दी ब्लड वेसल ओक्लूड हो रखी है लेकिन कुछ % ऑफ ब्लड है जो भी जा रहा है इस एरिया में। अगर कुछ थोड़ा सा ब्लड जा रहा है तो इस्कीमिया हुआ, इन्फाक्ट हुआ, लेकिन नेक्रोसिस नहीं हुई इधर, तो ये नॉन स्टेमी है। अब पांचों वेरिएंट्स हमने देख लिए कि स्टेबल, अनस्टेबल वेरिएंट, स्टेमी और नॉन स्टेमी में बॉडी के अंदर क्या चेंज हो रहा है। जो ब्लड वेसल है सप्लाई सब में डिक्रीज हो रही है, पर परसेंटेज का फर्क है सबके अंदर। अब सिम्टम्स में तो एक डिफरेंस था कि एक में रेस्ट के ऊपर नहीं हो रहा स्टेबल में, बाकी सब में रेस्ट पे भी पेन हो रहा है। अब हम इसको बाकियों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ईसीजी और मार्कर्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले ईसीजी कराएंगे, पेशेंट चेस्ट पेन का आएगा आते ही। स्टेबल एंजाइना, प्रिंज मेटल्स और अनस्टेबल, इसमें कुछ % केसेस में नॉर्मल भी मिलती है ईसीजी, जरूरी नहीं है हर पेशेंट में चेंजेस मिलें, पर एमआई में कभी नॉर्मल नहीं मिलती, उसमें आपको एसटी डिप्रेशन या एलिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। स्टेबल में आपको नॉर्मल भी मिल सकती है या फिर एसटी डिप्रेशन भी मिल सकता है। प्रिंज मेटल्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नॉर्मल ही मिलती है क्योंकि इसमें कोई ओक्लूजन नहीं हो रखा। अनस्टेबल एंजाइना में क्या है कि नॉर्मल भी मिल सकती है, कुछ केसेस में एसटी डिप्रेशन भी मिल सकता है, कुछ में टी वेव इन्वर्जन भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं। नॉन स्टेमी है, इसमें भी एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन मिलते हैं, तो ये दोनों फीचर्स तो दोनों में सेम है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मार्कर्स के बेसिस पे, कि कार्डियक जो मार्कर्स हैं, कौन से मार्कर है वो आगे देखें, लेकिन कार्डियक मार्कर्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मार्कर्स पॉजिटिव हैं तो वो नॉन स्टेमी है, अगर मार्कर्स एब्सेंट हैं तो वो एंजाइना है। स्टेमी में तो अलग से ही एसटी एलिवेशन आपको दिख जाएगा और मार्कर्स भी एलिवेटेड मिलेंगे। फिर इसकी ईसीजी देख लेते हैं। इसमें ईसीजी में क्या दिख रहा है? टी वेव इन्वर्जन दिख रहा है हर जगह पे, तो ये क्या हो सकती है? ये एंजाइना भी हो सकती है और नॉन स्टेमी भी हो सकता है। फिर आते हैं स्टेमी पे। स्टेमी में क्या हो रहा है? विद इन हाफ आवर तक तो कोई ऐसा चेंज दिखता नहीं है, ईसीजी नॉर्मली दिखती है। हाफ आवर से नेक्स्ट फ्यू आवर्स तक, 3-4 आवर्स तक जो एसटी सेगमेंट है वो नॉर्मली इधर था इसका, यहाँ से एसटी सेगमेंट कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, तो ये एसटी सेगमेंट एलिवेट हो गया इसके अंदर।
फिर फ्यू आवर्स टू 1 डे तक हमें क्या मिल सकता है, टी वेव इन्वर्टेड मिल सकती है। जो नॉर्मली टी वेव ऊपर की तरफ थी कन्वेक्सिटी, अब वो इन्वर्टेड हो गई। फिर 1 to 3 डेज तक क्या मिल सकता है, ये जो एसटी सेगमेंट ऊपर एलिवेट हुआ था इसका, ये थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हो गया। टी वेव इन्वर्जन अभी भी है। फिर फ्यू डेज लेटर जब हम चेक करेंगे तो एसटी सेगमेंट नॉर्मल भी मिल सकता है इसमें हमें। कुछ टाइम बाद देखें, कुछ हफ्ते बाद देखेंगे तो ईसीजी नॉर्मल भी मिल सकते हैं, और कुछ चेंजेस परसिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे टी वेव इन्वर्जन कई बार परसिस्ट कर सकते हैं, ये डीप क्यू वेव है ये परसिस्ट कर सकता है। जो नॉर्मली क्यू वेव थी वो स्मॉल थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, डीप क्यू वेव नीचे चली गई, और ये डीप क्यू वेव परसिस्ट भी कर सकती है लंबे टाइम तक पेशेंट में। तो ये इसमें ईसीजी के चेंजेस हो गए। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया पेशेंट को, उसके सिम्टम्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, फिर उसके ईसीजी चेंजेस देखेंगे, फिर उसके मार्कर्स एलिवेटेड हैं कि नहीं है वो चेक करेंगे। अब अगर हमारे पास एक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट आता है, हमने उसको एक बार के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया और उसका पेन सेटल हो गया, अब वहाँ तो छोड़ेंगे नहीं पेशेंट को, उसका आगे वर्कअप कराएंगे कि उसमें कितना ऑक्लूजन है, किस ब्लड वेसल में है, आगे क्या प्लान करना है। तो पहले हम नॉन इन्वेजिव चीज़ें कराते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट कराएंगे और कुछ टेस्ट भेजेंगे। टेस्ट में क्या है, ईसीजी और मार्कर्स तो हम करा चुके हैं, अब हम उसका लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये ब्लड सैंपल्स भेजेंगे उसके, और साथ में ट्रेडमिल टेस्ट कराएंगे। जब तक हमारे पास इनकी रिपोर्ट आएगी ट्रेडमिल टेस्ट देखते हैं। इसमें ट्रेडमिल टेस्ट में होता क्या है कि हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं ट्रेडमिल के ऊपर, और एक्सरसाइज कराने के दौरान हम ईसीजी, बीपी, हार्ट रेट, इन सबको मॉनिटर करते हैं। पर टेस्ट में लेने से पहले पेशेंट का एक तो पहले ईसीजी नॉर्मल होना चाहिए, और जो उसका ट्रोपोनिन टी लेवल्स हैं वो 2 वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए एट 4 आवर्स ऑफ इंटरवल। पहले एक बार हमने चेक कराया, उसके 4 घंटे बाद दोबारा चेक कराएंगे, दोनों बार अगर मार्कर्स के लेवल नॉर्मल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट अभी ऑनगोइंग एमआई में है और हम उसको ट्रेडमिल टेस्ट कराने लग जाएं, तो एकदम से उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और पेशेंट को उस टाइम पे कोई चेस्ट पेन नहीं होना चाहिए, तो सिम्टम भी नहीं है, मार्कर्स भी एलिवेटेड नहीं है, और ईसीजी भी नॉर्मल है, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। हमने उसको एक्सरसाइज के लिए ले लिया, ट्रेडमिल टेस्ट पे लिया, हमने उसको बीपी कफ बांध दिया, ईसीजी मशीन अटैच कर दी, ठीक है, और उसको हार्ट रेट मॉनिटर करने लग गए। अब उसका स्पीड बढ़ाते जाएंगे ट्रेडमिल टेस्ट की, कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक उसका हार्ट रेट हमारा 220 माइनस एज ना हो जाए। मान लो अगर पेशेंट 50 ईयर्स का है तो उसका 170 तक हार्ट रेट हो जाएगा, तब तक हम उसका एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर 100 से स्टार्ट किया था हार्ट रेट, उसका बेस लाइन 100 था, तो 170 जब तक नहीं आएगा तब तक उससे एक्सरसाइज कराएंगे और साथ में ये मॉनिटर करेंगे। ईसीजी में क्या चेंजेस मिलने चाहिए, ईसीजी में अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव है तो या तो एलिवेशन या डिप्रेशन मिलेगा एसटी सेगमेंट का, और वो भी मोर देन 1 mm का 2 कंटिन्यूअस लीड में, तो हम बोलेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है। कुछ केसेस में ये ट्रेडमिल टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हर पेशेंट में इसको नहीं करा सकते। एक तो एमआई विद इन 2 डेज है, अभी 2 दिन पहले ही एमआई आया था पेशेंट को तो नहीं कराएंगे। पेशेंट हार्ट फेलियर में है तो उसको ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कराएंगे। एओर्टिक स्टेनोसिस है नहीं कराएंगे। डीवीटी का पेशेंट है नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एम्बोलिज्म हो सकता है। मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट है नहीं कराएंगे। सोल अल्सर्स या चारकोट जॉइंट्स हैं, पेशेंट इसमें रन कर ही नहीं पाएगा ट्रेडमिल पे। उसको अगर फुट में अल्सर है, चारकोट जॉइंट्स है, जॉइंट्स में पेन है। एरिथमिया के पेशेंट में भी नहीं कराएंगे, क्योंकि सेम जैसे डीवीटी में एम्बोलिज्म के चांसेस थे, एरिथमियाज में भी हैं, या एरिथमियाज भी और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। फिर एक्यूट मायोकार्डाइटिस, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इन दोनों सिचुएशन में भी ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर पेशेंट को एक्यूट एओर्टिक डाइसेक्शन है तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। तो ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट हो गया। इसके बाद हम पेशेंट का इन्वेजिव टेस्ट कराएंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक बार हमने देखा कि पेशेंट ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज तो है, उसका जो पेन था वो उसी वजह से है। अब उसको मैनेज तो हमें या तो स्टेंट डाल के करना है या बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव है तो ये इसमें तो कराना ही है। अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी है, इंटरमीडिएट है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन क्लिनिकली हमें लग रहा है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज ही है, तो उसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। अगर पेशेंट को एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें ईसीजी क्या था, नॉर्मल था, लेकिन पेशेंट को एंजाइना के बाद कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, तो हम उसमें करवाएंगे। अगर पेशेंट का ऑलरेडी स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी प्लान्ड है, पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये अगर प्लान्ड है तो उसमें हमें एंजियोग्राफी करवानी है, क्योंकि इन्वेजिव चीज़ें ही हैं दोनों। पेशेंट अगर अनस्टेबल टू परफॉर्म नॉन इन्वेजिव टेस्ट, जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने पढ़ी थी किसकी, ट्रेडमिल टेस्ट की, तो जब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है नॉन इन्वेजिव तो डायरेक्ट इन्वेजिव पे ही लेके आएंगे उसको। फिर आती है इसकी
मैनेजमेंट है। जो पेशेंट एंजाइना का हमारे पास आया, पहले हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे, फिर हमने उसके सिम्टम्स देखे, पेन है, एंजाइना इक्विवेलेंट है, उसके ईसीजी मार्कर्स हमने कराए, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन उसको दे दिया, उसके फिर हमने साइड बाय साइड ट्रेडमिल टेस्ट और एंजियोग्राफी उसकी प्लान की हुई है। विद इन फ्यू आवर्स तो एंजियोग्राफी हो नहीं जाएगी, प्लान करेंगे पहले, फिर उस किसी डेट मिलेगी फिर होगी। तो साइड बाय साइड हम उसको नेक्स्ट एपिसोड आज ना आए उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें बताएंगे। तो इसमें उसको क्या बोलेंगे कि उसको अपने कुछ डाइटरी चेंजेस करनी है, कुछ एक्सरसाइजेज करनी है और कुछ उसको साथ में मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। तो पहले डाइटरी चेंजेस देख लेते हैं। पहले उसको बोलेंगे कि वो अपने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इंक्रीज करे और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डिक्रीज करे। इनको सिर्फ लेस देन 10% रखना है। अपना सोल्ट डिक्रीज करें, 24 घंटे में 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। फाइबर डाइट इंक्रीज करें, 30 से 45 ग्राम लेना है। अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब बंद करें और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 30 मिनट्स करनी है उसको, रेगुलर 5 डेज के लिए करनी है। फिर पेशेंट आता है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना का। मेडिकल मैनेजमेंट इसमें हम बाद में देखें, पहले अनस्टेबल एंजाइना देखते हैं। अगर अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट आया तो सिम्टम्स तो वही होंगे जो पेन है, एंजाइना इक्विवेलेंट्स है। मैनेजमेंट में भी पहले सेम ही करेंगे, ईसीजी कराएंगे, ब्लड सैंपल्स भेजेंगे, मार्कर्स करवाएंगे, ठीक है। फिर हम उसको देंगे सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन ताकि पेन स्टेबलाइज हो जाए। 500 माइक्रोग्राम ये सबलिंगुअल टैबलेट उसको देते हैं। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये एरोजोल स्प्रे की फॉर्म में भी आती है, तो 400 माइक्रोग्राम का उसको ओरली स्प्रे भी कर सकते हैं हम। फिर अगर पेशेंट एक्यूट अटैक में अभी हमारे पास आया है तो हम उसको क्या देंगे अनस्टेबल एंजाइना में, लोडिंग डोज। लोडिंग डोज किस चीज़ की दे रहे हैं, एंटीप्लेटलेट्स की और स्टेटिन्स की। तो इकोस्प्रिन देते हैं 325 mg, क्लोपिडोग्रल देते हैं 300 mg और स्टेटिन्स 80 mg। ये हमने लोडिंग डोज उसको पर ओरली दे दी, पहले सबलिंगुअल दिया फिर पर ओरल देंगे। अब ये एंटीप्लेटलेट्स अगर नहीं है तो हमारे पास कुछ और एंटीप्लेटलेट्स भी ऑप्शन में होती हैं, कुछ ओरल होती हैं और कुछ आईवी होती हैं। ओरल में क्या क्या ऑप्शन है, प्रेसिग्रिल और टीकाग्रिलोर ऑप्शन है। प्रेसिग्रिल 60 mg दे सकते हैं, टीकाग्रिलोर 180 mg दे सकते हैं। आईवी ऑप्शंस में क्या है, एप्सिक्सीमैब है, एप्टिफिबेटाइड है, टाइरोफिबेन है। यूजुअली ये इमरजेंसी में इतनी नहीं मिलती हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं और पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है तो हम आईवी एंटीप्लेटलेट्स दे सकते हैं। पहले इनका बोलस डोज देना होता है, फिर इनका इन्फ्यूजन देना होता है। एब्सिक्सीमैब का 0.25 mg पर केजी पहले बोलस डोज देंगे, फिर 0.125 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से 24 घंटे के लिए एक दिन के लिए उसका इन्फ्यूजन देंगे। एप्टिफिबेटाइड में 180 माइक्रोग्राम पर केजी की 2 डोज देंगे, पहले बोलस डोज है, उसकी सिंगल डोज थी, इसकी 2 डोज है। फिर 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से 4 डेज तक इसका इन्फ्यूजन चलाएंगे। इसीलिए इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग है, ऐसे इतना कंफर्टेबल नहीं होता पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। उतने टाइम के लिए पेशेंट को फिर एडमिट भी करके रखना पड़ता है। टायरोफिबेन में क्या है, 5 माइक्रोग्राम पर केजी देंगे पहले बोलस डोज और 0.15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट 4 डेज के लिए इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। तो ये सारा तो एक्यूट मैनेजमेंट हो गया कि पेशेंट अनस्टेबल एंजाइना का आया, उसमें एसटी सेगमेंट, डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन चेंजेस थे, मार्कर्स एब्सेंट थे। हमने डायग्नोसिस बनाया कि पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी, लोडिंग डोज ऑफ एंटीप्लेटलेट्स दी। अब क्या करेंगे, साथ में और चीज़ें भी देंगे सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ इनसे नहीं होता है। एक तो पेशेंट को पहले बोलेंगे कि रेस्ट करे पेशेंट। कई बार पेशेंट इधर से उधर बेड चेंज कर रहे होते हैं, स्टेयर्स पे जा रहे होते हैं, तो पेशेंट को हमेशा कंप्लीट रेस्ट देना है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी और लोडिंग डोज दे दी। साथ में हम और ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह। तो अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट जो है हम वो डिटेल में देखते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एक तो एंटीप्लेटलेट्स देनी होती हैं। एंटीप्लेटलेट्स की एंटीप्लेटलेट रेगुलर चलती हैं, पर इसमें एक एसओएस में ट्रीटमेंट देनी होती है, वो होती है नाइट्रेट्स की। सबलिंगुअल नाइट्रेट्स पेशेंट को देते हैं, जो पेशेंट हमेशा अपने पास पॉकेट में रखता है। उसमें हम आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ये पेशेंट को जब भी एक्यूट चेस्ट पेन हो तब लेनी है, या पेशेंट को लगे कि उसको एक्सर्शन होने वाला है, वो स्टेयर्स पे चढ़ रहा है या फिर उसको डांस करना है, उसको उस टाइम पे एक्सर्शन होने वाला है तो पेशेंट पहले भी ले सकता है, या एक्सर्शन होने के बाद अगर उसको पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब भी ले सकते हैं। ये एसएस में लेने हैं। आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट कितना ले सकते हैं, 10 to 20 mg। इसको मॉर्निंग और आफ्टरनून में दे सकते हैं हम, अगर रेगुलर दे रहे हैं तो। इसको इसमें एक मेन चीज़ होती है कि ये टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। नाइट्रेट्स जो है धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं,
तो इफेक्टिव नहीं हो पाते। इसलिए हमेशा 8 घंटे से ज़्यादा का नाइट्रेट फ्री पीरियड होना चाहिए। मोर देन 8 आवर्स ऑफ नाइट्रेट फ्री पीरियड होगा तो ये इफेक्टिवली काम करेंगे। इसलिए मॉर्निंग में दो, आफ्टरनून में दो और नाइट में इनको मत दो, ताकि आफ्टरनून 1 to 2 PM से नेक्स्ट मॉर्निंग तक इनका एक नाइट्रेट फ्री पीरियड आ जाए। ये एक्ट कैसे कर रहे हैं? ये वेजोडाइलेशन करके एक्ट करते हैं। आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट का सिंगल डोज दे सकते हैं 20 to 60 mg में, ये ओरली दे सकते हैं हम इसको। फिर रेगुलर हम इसमें क्या देते हैं? फर्स्ट लाइन में एंटीप्लेटलेट्स देते हैं। इसमें हमारे पास इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्राल, जो भी एंटीप्लेटलेट हमने यूज़ किए हैं ओरल वाले लोडिंग डोज के लिए, वो एंटीप्लेटलेट्स हम सारे रेगुलर ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, बस डोज डिफरेंशिएट होती है। जैसे ये लोडिंग डोज में हमने 300 के आसपास दिए थे। डेली डोज कितनी होती है? इकोस्प्रिन की 75 mg OD, क्लोपिडोग्राल की भी 75। स्टेटिन्स भी देते हैं लॉन्ग टर्म में, वो 40 mg में देने होते हैं। प्रेसिग्रिलोर, टिकाग्रिलोर को भी दे सकते हैं रेगुलर में। प्रेसिग्रिल 10 mg और टिकाग्रिलोर को 90 mg BD में दे सकते हैं। तो डेली मैनेजमेंट में हमने क्या क्या दे दिया? एक तो नाइट्रेट्स दे दिए, एंटीप्लेटलेट्स दे दिए और स्टैटिन्स दे दिए। एंटीप्लेटलेट्स का मैकेनिज्म तो ये प्लेटलेट क्लम्प नहीं बनने देंगे। स्टैटिन का ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करेंगे। फिर हम बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमने जो देखे थे वो देखते हैं। बीटा ब्लॉकर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं? एक तो ये डिमांड डिक्रीज कर देते हैं हार्ट की। कैसे डिक्रीज करेंगे? हार्ट का जो रेट है वो रिड्यूस कर देंगे। रेट रिड्यूस होएगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सेल्स की एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है? जो नेचुरल सेल डेथ होती है उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। अगर सेल्स की डेथ कम होएगी तो जो हेल्दी सेल्स हैं हार्ट की वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगी क्वांटिटी में, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जितनी भी मायोकार्डियल हेल्दी सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी और इससे मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है। बीटा ब्लॉकर्स में जो सिलेक्टिव है उसमें तो आते हैं हमारे पास एटिनोलोल, बिटेक्सोलोल और मेटोप्रोलोल। एटिनोलोल को 50 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, बिटेक्सोलोल को 5 mg से और मेटोप्रोलोल को फिर 50 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इनको इंक्रीज कर सकते हैं एक हायर डोज, मतलब जो नॉर्मल डोज है इनकी बेसिक, उससे 3 to 4 टाइम्स तक हम इसकी डोज इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोप्रानोलोल नॉन सेलेक्टिव है, हम इसको 60 to 360 mg पर डे तक दे सकते हैं। कार्बिडिलोल भी नॉन सेलेक्टिव है, इसको 6.25 mg से स्टार्ट करते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं निफेडिपिन और एम्लोडिपिन। यूजुअली हम एम्लोडिपिन देते हैं 2.5 to 10 mg पर डे तक। निफेडिपिन भी यूज़ कर सकते हैं 15 to 60 mg पर डे BD या TDS में। ये सब एक्ट कर रहे हैं बाय वेसल्स डायलेशन, आर्टीरियल डायलेशन। ये तो सारे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं। हमने एक्यूट एपिसोड को मैनेज किया, फिर लॉन्ग टर्म जो डेली ट्रीटमेंट है वो दी। साइड बाय साइड हमने ट्रेडमिल टेस्ट और एंजियोग्राफी प्लान की पेशेंट की। फिर सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स की अगर ज़रूरत है पेशेंट को तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। ये इसमें आता है ड्रग निकोरेंडिल, 10 to 30 mg इसको BD में दे सकते हैं। ये क्या करता है? जो स्मूथ मसल्स हैं पोटेशियम चैनल्स के ऊपर एक्ट करके ऊपर उनको ओपन करेगा, और जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर भी स्मूथ सेल्स होते हैं यहाँ पे जो प्लाक बनाने के लिए गई थी, तो वो स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है और वेसल डायलेट हो जाती है। फिर दूसरी कैटेगरी है IF चैनल इनहिबिटर्स। इसमें मेनली इवाब्रेडिन आता है जो हम 10 mg डेली देते हैं। इसका मेन मैकेनिज्म है कि जो SA नोड होता है उसके ऊपर जो सोडियम पोटेशियम चैनल है उसको ये इनहिबिट करेगा, और जैसे ही SA नोड पे सोडियम पोटेशियम चैनल इनहिबिट होगी तो डीपोलराइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। SA नोड का काम है, इम्पल्स जनरेट होती है SA नोड से और वो फिर पूरे हार्ट में स्प्रेड होती है। तो अगर SA नोड पे ही सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर दिया इसने तो डीपोलराइजेशन स्लो होगी और हार्ट का रेट रिड्यूस हो जाता है। तो जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी टेकिकार्डिया रहता है उन पेशेंट्स में हम इवाब्रेडिन देते हैं ताकि वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में भी हेल्पफुल हो और साथ में हार्ट रेट को भी रिड्यूस करें। फिर दूसरा ड्रग है रेनोलिजिन। ये लेट सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करता है। इससे क्या होता है? BP तो डिक्रीज हो जाता है, जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होगी तो BP रिड्यूस हो गया, लेकिन उसका रेट बढ़ जाता है। तो जिन पेशेंट्स में ब्रेडिकार्डिया रहता है उसमें हम रेनोलिजिन प्रेफर करते हैं। इसको हम 500 to 1 ग्राम तक दे सकते हैं। एक ड्रग है ट्राइमेटाजिडीन, वो यूज़ कर सकते हैं 20 mg TDS में। फेसुडिल यूज़ कर सकते हैं। एस इनहिबिटर्स और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एस इनहिबिटर्स में रेमिप्रिल आ गया, इनेलाप्रिल आ गया, स्पाइनोलेक्टोन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइनोलेक्टोन आ गया। तो ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स हम अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। सिंगल ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ड्रग्स भी चूज़ कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। फिर जो हमने साइड बाय साइड वो कराई थी, ट्रेडमिल टेस्ट कराया, एंजियोग्राफी कराई पेशेंट की, उसका क्या फ़ायदा है? अब हम एंजियोग्राफी करके देखेंगे पेशेंट को कि उसमें एक वेसल में ऑक्लूजन है, 2 वेसल में ऑक्लूजन है, कितने % ऑफ ऑक्लूजन है। उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट का स्टेंट डालना है या पेशेंट की बाईपास सर्जरी करनी है।
तो स्टेंटिंग में क्या होता है कि नॉर्मली एक मेटेलिक स्टेंट होता है या फिर कुछ ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट भी डेवलप हो गए हैं। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट में ड्रग्स यूज़ करते हैं, साइरोलिमस और पेक्लिटेक्सेल है। और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? या तो सिंगल वेसल डिजीज़ है कि एक ही ब्लड वेसल इन्वॉल्व है तो हम उसमें स्टेंट डालेंगे। अगर 2 वेसल इन्वॉल्व हैं, डबल वेसल डिजीज़ है, तो हम पहले इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करेंगे हार्ट का। अगर मोर देन 50% है, मतलब अच्छा है, इजेक्शन फ्रैक्शन सही है, तो हम उसमें स्टेंटिंग कर देंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। लेकिन अगर सेकंड डबल वेसल डिजीज़ है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रखा है 50% से, तो हम उसको डायरेक्ट बाईपास में लेके जाएंगे कि कोरोनरी CABG करेंगे उसमें। और दूसरी इंडिकेशन क्या है कि पहले पेशेंट की कोरोनरी इंटरवेंशन हो चुकी है, एक स्टेंट डला हुआ है पेशेंट को, और रिकरेंस ऑफ स्टेनोसिस है, किसी दूसरी ब्लड वेसल में दोबारा स्टेनोसिस हो गया, तो हम उसमें दोबारा स्टेंट डालेंगे। या फिर फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट है कि हमने जितने भी स्टेबल अनस्टेबल फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जितने भी ड्रग्स थे हमने अनस्टेबल एंजाइना में सब दे के देख लिए, लेकिन फिर भी मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, तो हम उसमें फिर स्टेंटिंग प्लान करेंगे। तो ये इसकी इंडिकेशन हो गई। अब स्टेंट डालने के लिए डायरेक्ट हार्ट को तो ओपन करके डालेंगे नहीं, वहाँ पे स्टेंट है, तो हम किसी ब्लड वेसल के थ्रू जाएंगे। ब्लड वेसल के थ्रू हम किससे जा सकते हैं? या तो रेडियल ब्लड वेसल के थ्रू जा सकते हैं या फिर फिमोरल के थ्रू जा सकते हैं। तो रेडियल, फिमोरल, ब्रेकियल, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। मेनली इसमें वेन्स के थ्रू ही जाते हैं। किस पेशेंट में नहीं करनी होती स्टेंटिंग? जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें अवॉइड करनी होती है, क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई हेल्पफुल इतना होता नहीं है। स्टेंट लगने के बाद स्टेंट के आसपास दोबारा वो हो जाती है स्टेनोसिस। फिर है कि किस पेशेंट में बाईपास सर्जरी करेंगे? बाईपास सर्जरी की इंडिकेशंस हैं कि ऑलरेडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व है, जो सबसे मेन आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, अगर वो इन्वॉल्व है, जो हार्ट ऐसे होता है उसमें जो सबसे मेन आर्टरी यहाँ से जाती है, जो मेजर पोर्शन को कवर करती है, वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। अगर वो इन्वॉल्व है तो डायरेक्टली बाईपास सर्जरी करेंगे। ट्रिपल वेसल डिजीज है, मतलब 3 वेसल्स इन्वॉल्व हैं, या 2 वेसल इन्वॉल्व है और हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी रिड्यूस हो रखा है, तो डायरेक्ट बाईपास करेंगे। या डायबिटिक पेशेंट है, डायरेक्ट बाईपास करेंगे। फिर अगर प्रायर PCI या CABG हो चुका है और फिर रिकरेंट स्टेनोसिस हुआ है, तो उसमें भी करेंगे। ये करनी कैसे होती है? इसमें हम कोई एक ब्लड वेसल लेते हैं और उसको असेंडिंग एओर्टा और जो ओक्लूजन है उसके डिस्टली अटैच कर देंगे। जैसे अगर ये मान लो इधर कोई ओक्लूजन हो रखा है ब्लड वेसल के अंदर, तो उसमें क्या किया हमने, जो ये असेंडिंग एओर्टा है इससे हमने इसको अटैच किया, जो हमारा ग्राफ्ट है, और ओक्लूजन के डिस्टली बियॉन्ड प्लेस कर दिया। तो इस एरिया में आगे इधर सप्लाई नहीं जा रही थी, तो ये वेसल आके इधर सप्लाई कर देगी। इससे तो आई नहीं थी सप्लाई, इससे आ जाएगी अब। तो इसमें ग्राफ्ट में क्या यूज़ करते हैं? वेन भी यूज़ कर सकते हैं, आर्टरी भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टरी हम कहाँ से ले सकते हैं? एक तो हाथ से ले सकते हैं रेडियल आर्टरी, एक चेस्ट में से ले सकते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी, और एक होती है कि हम विसरल आर्टरी ले लें, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। एक इसमें वेन का भी ऑप्शन होता है, सेफिनस वेन ले सकते हैं, लेग से लेंगे सेफिनस वेन। लेकिन इसमें है कि वेन में देखा होगा वेल्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्स प्रेजेंट है तो वो सप्लाई एक तरफ तो जाने देंगे, दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे। अगर ये वेन है कोई और ये नीचे लेग से ऊपर लेके जा रही है बॉडी में ब्लड, इसमें सप्लाई ब्लड किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है, और इसमें इस फॉर्म में वेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऊपर से नीचे वापस ब्लड को आने से रोकेंगे, तो इसमें वेल्स प्रेजेंट है। अगर मैं ये ऐसे की ऐसे उठा के हार्ट में रख दूं, ऊपर एओर्टा से अटैच कर दिया, नीचे ओक्लूजन है वहाँ रख दिया, तो इसमें ये जो वेल्स हैं ये सप्लाई को आने ही नहीं देंगे, एओर्टा से वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे, तो मुझे इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। तब अभी वेल्स ऐसे हैं, तो जो वेल्स ऐसे थे वो ऐसे हो गए अभी, तो वो ब्लड को ऊपर से नीचे जाने देंगे। तो इसलिए हमेशा वेन अगर कोई भी यूज़ करते हैं तो उसके डायरेक्शन को पहले रिवर्स करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो हमने बाईपास सर्जरी की इंडिकेशंस देख ली और उसकी ग्राफ्ट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो देख लिए। तो ये एंजाइना पूरा था कि एंजाइना में पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आया, कैसे हमने उसको डिस्टिंग्विश किया, कैसे मेडिकल मैनेजमेंट की, कैसे हमने उसके इन्वेजिव प्रोसीजर्स किए। अब आता है स्टेमी का पेशेंट। स्टेमी के पेशेंट में क्या है, उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, साथ में उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्वेटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, सिनकोप, फियर ऑफ डेथ। तो ये सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आया, बहुत सीवियर चेस्ट पेन लेके आ गया। अब हमने उसकी ईसीजी देखी, ईसीजी जो हमने पहले चेंजेस देखे थे वही मिलेंगे। हाइपर एक्यूट टी वेव मिल सकती है, ST सेगमेंट एलिवेटेड मिल सकता है, कुछ घंटे बाद टी वेव इन्वर्टेड भी मिल सकती है, बहुत लेट आएगा तो डीप क्यू वेव भी मिल सकती है जो कई सालों तक परसिस्ट कर सकती है। जो ST सेगमेंट एलिवेशन है वो फीमेल में हम सिग्निफिकेंट मानेंगे अगर वो 1.5 mm से ज़्यादा का है, और मेल में सिग्निफिकेंट मानेंगे अगर वो 2 mm से ज़्यादा का है।
ये इसकी ईसीजी है। इसमें हमें दिख रहा है कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, इधर V2 में एलिवेटेड है, V3 में एलिवेटेड है, V4 में है, 5 में भी थोड़ा बहुत है, और ये टी वेव इन्वर्जन्स आ रहे हैं V1 के अंदर। अगर इनको और क्लियरली देखना है तो ये ईसीजी जो हमने पहले देखी थी, एसटी सेगमेंट इधर एलिवेटेड हो गया, इधर नॉर्मल था, तो ये सारे एमआई में क्लासिकल फीचर्स मिलेंगी। ये दो चीज़ें परसिस्ट भी कर सकती हैं, टी वेव इन्वर्जन और डीप क्यू वेव। फिर किस लीड में चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस एरिया में ओक्लूजन हुआ होगा। अगर जो हमारी V1, V2, V3, V4 ये जो इन्वॉल्व हैं, V1, V2, V3, V4, तो हम क्या बोलेंगे कि एंटीरियर या सेप्टल डिफेक्ट हुआ है। और अगर V5 और V6 इन्वॉल्व हैं तो लेटरल पार्ट पोर्शन ऑफ हार्ट इन्वॉल्व हुआ है। और 2, 3 और AVF ये इन्वॉल्व हैं तो इन्फीरियर वॉल MI हुआ है। अगर हम हार्ट को ऐसे अज्यूम कर लें और उसमें V1 और V2 में चेंजेस आए हैं तो इसका मतलब जो बीच में ये सेप्टम है ये इन्वॉल्व हुआ है। और अगर V3 और 4 में चेंज आए इसका मतलब एंटीरियर पोर्शन है, इसमें इन्फाक्ट बना है। और अगर 5 और 6 इन्वॉल्व है इसका मतलब जो लेटरल पोर्शन ऑफ हार्ट है ये वाला, इसमें कोई इन्फाक्ट बना है। और अगर 2, 3 AVF में चेंज है इसका मतलब जो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट है उसके अंदर इन्फाक्ट बना है। इसके बेसिस पे हमें क्या पता चलेगा, अगर V1 to V4 इन्वॉल्व है इसका मतलब कोई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, उसमें ओक्लूजन हुआ है। अगर 2, 3 AVF है इसका मतलब जो राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो इन्वॉल्व हुई है। तो लीड के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व हुई होगी। तो ईसीजी चेंजेस के बाद हम एमआई के पेशेंट में मार्कर्स करवाएंगे, मार्कर्स हमें पॉजिटिव मिलेंगे। तो कौन से मार्कर्स होते हैं, क्यों बढ़े हुए मिलते हैं? ये मार्कर्स इसलिए बढ़े हुए मिलते हैं क्योंकि जो एमआई होता है, इन्फाक्ट होता है, जैसे ही सेल की नेक्रोसिस हो गई, ये उन सेल्स से बाहर लीक हो गए। सेल्स के अंदर ही थे, ये मायोकार्डियल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ही थे, लेकिन जैसे ही सेल की डेथ हुई, नेक्रोसिस हुई, ये बाहर लीक हो जाते हैं, तो हमें ब्लड में इनका लेवल्स रेज्ड हुआ मिलता है। एंजाइना में नेक्रोसिस नहीं होती इसलिए उसमें मार्कर्स नहीं मिलते, लेकिन इन्फाक्ट में मिलते हैं। अर्लीस्ट जो इसमें सबसे पहले बढ़ेगा वो आता है हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। ये विद इन 2 आवर्स इंक्रीज होता है सबसे पहले। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास इतनी इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं है, तो हम मोस्टली मायोग्लोबिन चेक करवाते हैं। पहले इसी को सबसे अर्लीस्ट माना जाता था। मायोग्लोबिन क्या है, कार्डियक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, कुछ स्केलेटल मसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल्स में जैसे अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरी हुई या फिर कोई रेब्डोमाइलाइसिस हुआ किसी डिजीज की वजह से, तो ये उनमें भी रेज्ड मिल सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 to 70 नैनोग्राम पर ml होती है। ये 1 to 3 आवर्स में इंक्रीज हुआ मिल जाएगा, 12 आवर्स में इसकी पीक भी आ जाएगी, और 24 to 36 आवर्स में ये 2 दिन से पहले नॉर्मल वैल्यू पे भी आ जाएगा अपने वापस से। तो अगर 2 दिन बाद किसी को दोबारा MI हुआ है तो सबसे अच्छा है चेक करने के लिए मायोग्लोबिन, क्योंकि ये इतने लंबे टाइम तक रेज्ड नहीं रहता। तो अगर ये दोबारा बढ़ा हुआ है इसका मतलब उसको रिपीट MI हुआ है। फिर दूसरा मार्कर है ट्रोपोनिन आई और टी। ये सबसे बेस्ट है, ट्रोपोनिन आई सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 0.04 mg पर डेसीलीटर होती है, और 3 to 4 आवर्स में इंक्रीज भी हो जाता है, बहुत टाइम भी नहीं लगाता इंक्रीज होने में। 24 आवर्स में तो इसकी पीक भी आ जाती है। मायोग्लोबिन की 12 घंटे में पीक आई थी, इसकी 24 घंटे में आ गई, लेकिन ये रहता है 7 to 10 डेज तक, इसकी वैल्यू नॉर्मल नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर पेशेंट 3rd डे या 4th डे भी आता है और हमें ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी रेज्ड मिलते हैं, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 3 to 4 डेज पहले इसको MI आया होगा। ठीक है, अगर हम मायोग्लोबिन चेक करेंगे और उसमें नॉर्मल मिला तो हमें पता नहीं चलेगा कि 3 to 4 डेज पहले MI आया था कि नहीं आया था। फिर नेक्स्ट मार्कर है CPK-MB। ये सेंसिटिव है पर स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है, सेंसिटिव है क्योंकि ये हार्ट जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स हैं, उसकी डेथ में इंक्रीज होगा, पर ये और सेल्स में भी प्रेजेंट होता है बॉडी में और जगहों पे भी, जैसे ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, तो कहीं और भी ये सेल इंजरी जब होती है तो इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन मायोसाइटिस एंड मसल डिस्ट्रोफीज। नॉर्मल वैल्यूज इसकी 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहती हैं, और ये विद इन 4 to 6 आवर्स रेज्ड भी हो जाता है, बहुत टाइम भी नहीं लगाता। 12 आवर्स में पीक भी आ जाती है और 3 दिन में ये वापस नॉर्मल वैल्यू भी आ जाती है इसकी। फिर एक LDH है जिसको हम थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं, बट ये भी इंक्रीज होता है। 125 to 290 यूनिट्स पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। 24 to 48 आवर्स में बहुत लेट ये जाके इंक्रीज होगा, और ये बहुत लेट ही जाता है, 2 वीक्स लग जाते हैं इसको नॉर्मल वैल्यू पे वापस आने में। अब इसको देखते हैं ग्राफ की हेल्प से। इसमें क्या है, एक तरफ तो हमने टाइम दिखा रखा है कि इतने टाइम में ये वैल्यूज इसकी कितनी इंक्रीज हो रही हैं। एक है मल्टीपल्स ऑफ नॉर्मल वैल्यू, कि कितने टाइम्स अपनी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज होता है मायोग्लोबिन, ये 3 to 4 आवर्स में इंक्रीज हो जाता है, 12 आवर्स में इसकी पीक भी आ गई,
और ये 36 आवर्स में नॉर्मल वैल्यू पे भी पहुंच गया। दूसरे दिन अगर हम चेक करेंगे इसको डे 2 पे तो नॉर्मल ही मिलेगा। फिर आता है हमारे पास ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन क्या है, ये पहले तो रेज्ड हो गए हमारे 4 to 6 आवर्स के अंदर अंदर, फिर इनकी 12 घंटे के आसपास पीक भी आ गई, 24 घंटे तक तो ये पूरे अपर एक्सट्रीम वैल्यू तक पहुंच गए, और फिर ये 7 to 10 डेज में इनकी वैल्यू नॉर्मल भी आ जाती है। फिर आता है हमारे पास CPK-MB। CPK-MB भी विद इन फ्यू आवर्स इंक्रीज हो गया, 12 आवर्स में पीक आ गई, और फिर ये 3 डेज में रिड्यूस भी होता है। 4th डे चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू नॉर्मल मिलती है। फिर LDH जो सबसे लेट राइज हुआ था, ये 2 से 3 दिन बाद तो इंक्रीज होगा, फिर इसकी पीक आएगी, और फिर ये 2 हफ्ते बाद जाके नॉर्मल होगा। तो 1 वीक पे अगर हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू अभी भी रेज्ड ही मिलेगी, 2 वीक्स के बाद जाके इसकी वैल्यू नॉर्मल मिलती है। कुछ और मार्कर्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम AST चेक कर सकते हैं, इस्कीमिया मोडिफाइड एल्ब्यूमिन है, एंटीप्रोबीएनपी है, सुपर होता है सॉल्युबल यूरोकाइनेज टाइप प्लाज्मिनोजन रिसेप्टर, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आइसोएंजाइम B है, ये भी रेज्ड मिल सकता है। और इन्वेस्टिगेशंस में TLC, ESR, CRP ये भी रेज्ड मिल सकते हैं। तो ये सारे मार्कर्स हो गए। हमने ECG में चेंजेस देख लिए, क्या चेंजेस मिलेंगे, कितने mm से ज़्यादा रेज्ड मिलेगी। फिर हमने मार्कर्स देख लिए कि कौन कौन से मार्कर्स चेक करा सकते हैं, कौन से कितने घंटे में बढ़ते हैं। अब MI की पेशेंट की मैनेजमेंट पे आते हैं। मेन जो ट्रीटमेंट है वो तो सेम है जो हमने अनस्टेबल एंजाइना की थी, कि हम पेशेंट को रेस्ट करने को बोलेंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, फिर लोडिंग डोज देंगे। अगर पेन नाइट्रोग्लिसरीन से स्टेबल नहीं हो पाता है पेशेंट का तो हम इंजेक्शन मॉर्फिन भी दे सकते हैं, 2 to 4 mg इसको यूज़ करते हैं, और एवरी 5 to 10 मिनट्स हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। फिर लोडिंग डोज के साथ हम इसमें एंटीकोएगुलेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हिपेरिन ऐड कर दिया। MI में फिर मेन ट्रीटमेंट पे जाते हैं जो है थ्रोम्बोलिसिस और PCI। पहले हम थ्रोम्बोलिसिस देखेंगे, थ्रोम्बोलिसिस में क्या यूज़ होता है, कब करनी होते हैं। फिर PCI तो हमने देख ही लिया है कि इसमें कौन से स्टेंट लगाने होते हैं, कब लगाने होते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसको चेस्ट पेन हुआ था घर पे, और वो हमने आया डायग्नोज कर लिया कि MI है। अगर हमारे पास हॉस्पिटल में कैथ लैब प्रेजेंट है, हमारे पास कार्डियो की स्पेशलिटी है हॉस्पिटल में, तो हम उसकी प्राइमरी PCI कराएंगे, प्राइमरी स्टेंटिंग कराएंगे विद इन 90 मिनट से। लोडिंग डोज हमने दे दिया, यहाँ तक हमने ट्रीटमेंट कर दिया, लोडिंग डोज तक ये हमने सब कर दिया, और हमारे पास लैब अवेलेबल है, तो हम विद इन 90 मिनट्स उसको स्टेंटिंग करवा देंगे, उसकी CAG हो जाएगी और ये स्टेंटिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास कैथ लैब नहीं है, इधर कैथ लैब हमारे पास हॉस्पिटल में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी थ्रोम्बोलिसिस करेंगे। जब हमारे पास कैथ लैब थी तब हमने स्टेंटिंग नहीं, थ्रोम्बोलिसिस नहीं किया, क्योंकि हम विद इन 90 मिनट्स में उसकी स्टेंटिंग ही करवा देंगे। तो हमारे पास कैथ लैब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी थ्रोम्बोलिसिस कराएंगे। थ्रोम्बोलिसिस में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं वो देखेंगे, पर हमने करवा दी उसकी थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस मान लो फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसका रेस्क्यू PCI करवाना होता है, या फिर थ्रोम्बोलिसिस सक्सेसफुल भी हो जाता है तो भी हम उसको आगे कार्डियो की स्पेशलिटी के पास भेजेंगे, और हमें विद इन 60 मिनट्स करवाना होता है रेस्क्यू PCI। यहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस से नेक्स्ट हॉस्पिटल जहाँ कैथ लैब अवेलेबल है वहाँ विद इन 60 मिनट में भेजना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने लैब तक विद इन 90 मिनट्स भेजा है, हॉस्पिटल में आने से लैब तक है। ये तो कंडीशन थी कि पेशेंट हमारे पास विंडो पीरियड के अंदर आ गया। अगर हमारे पास पेशेंट विंडो पीरियड में नहीं आया, आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ सिम्टम आया है, पेशेंट 10 घंटे बाद आया है, पेशेंट 7 घंटे बाद है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कैथ लैब नहीं है हॉस्पिटल में तो हम पेशेंट का थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, या फिर पेशेंट में हम हमारे पास कैथ लैब नहीं है और पेशेंट नेक्स्ट हॉस्पिटल में भी कैथ लैब में 1 घंटे के अंदर अंदर नहीं पहुंच सकता, या फिर उसको वेस्कुलर एक्सेस नहीं मिल रही है, हमारे पास कैथ लैब है और उसमें भी हमें स्टेंटिंग करने के लिए वेस्कुलर एक्सेस नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में हम उसका थ्रोम्बोलिसिस करेंगे। अगर वेस्कुलर एक्सेस मिल जाती है तो हम डायरेक्ट उसका स्टेंटिंग करेंगे। एक बार इसको टाइम को दोबारा समझ लो, देखो इसका सबसे बेस्ट पीरियड होता है विद इन 30 मिनट्स है, और विंडो पीरियड हम 3 to 4 आवर्स तक इंक्लूड करते हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस हमें करना होता है विद इन 30 मिनट्स में। पेशेंट हॉस्पिटल में आया हमारे पास तो हमें आधे घंटे में थ्रोम्बोलिसिस करना है। पेन के बाद आधे घंटे में नहीं करना, पेन पेशेंट को पहले हुआ लेकिन पेशेंट हमारे पास विंडो पीरियड में 2-3 घंटे में पहुंच गया। हॉस्पिटल में आने के यहाँ से यहाँ तक, हॉस्पिटल में आने से और थ्रोम्बोलिसिस तक ये 30 मिनट का टाइम होना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट विद इन 12 आवर्स तक भी आता है तो भी थ्रोम्बोलिसिस कुछ हद तक यूजफुल होती है। 12 to 24 आवर्स में तो बहुत कम बेनिफिट होता है, सम बेनिफिट। 24 आवर्स के बाद तो थ्रोम्बोलिसिस का कोई बेनिफिट होता ही नहीं है। फिर अगर स्टेंटिंग करनी है हमें तो या तो विद इन 90 मिनट स्टेंटिंग कर दो,
कि हमारे पास कैथ लैब अवेलेबल है, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में अपीयर हुआ, पेन उसको पहले हुआ था लेकिन हॉस्पिटल में आने के 90 मिनट्स बाद हमने उसको स्टेंटिंग के लिए ले लिया, या फिर हमने पेशेंट का थ्रोम्बोलिसिस कर दिया और यहाँ से यहाँ तक हमें उसको 60 मिनट में पहुँचाना है। तो ये 2 टाइम पीरियड याद रखने हैं, 30 मिनट्स कब होना चाहिए, 90 कब होना चाहिए। फिर थ्रोम्बोलिसिस के ड्रग्स, इसमें आते हैं टिनेक्टिप्लेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो पहले यूज़ करते थे, टिनेक्टिप्लेज यूज़ करते हैं 0.53 mg पर केजी, 10 सेकेंड में इसको डायरेक्ट एक बोलस डोज देंगे और ये पूरा एक बार का ट्रीटमेंट है, लो थ्रोम्बोलिसिस हो जाएगा। एल्टीप्लेज में क्या होता है, पहले हम स्टैट डोज देंगे, फिर आधे घंटे के लिए और उसको देंगे, फिर 1 घंटे के लिए और देंगे। पहले 15 mg देते हैं, स्टैट में दे दिया एल्टीप्लेज का, फिर हम उसका इन्फ्यूज़न तैयार करेंगे आधे घंटे में, नेक्स्ट 50 mg जाना चाहिए, पहले 15 दे दिया, फिर 50 दे दिया आधे घंटे में, फिर नेक्स्ट जो 35 है वो हम उसको 1 घंटे के अंदर देंगे। ये थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसीजर इसमें। फिर रेटिप्लेज है, रेटिप्लेज का 2 मिनट में एक फटाफट बोलस डोज देंगे 10 मिलियन यूनिट्स का, आधे घंटे वेट करेंगे और 10 मिलियन यूनिट्स का 2 मिनट में एक बोलस डोज फिर से दे देंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हम पहले यूज़ करते थे 1.5 मिलियन यूनिट्स यूज़ करते थे 1 आवर में। ये तो इसकी डोज हो गई। यही ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जब इस्केमिक स्ट्रोक ब्रेन में आता है, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, टिनेक्टिप्लेज यूज़ करते हैं 0.25 mg पर केजी, और एल्टीप्लेज कितना यूज़ करते हैं उसमें 0.9 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करते हैं, जिसमें 10% तो इनिशियली देना होता है और बाकी का जो 90% है वो इन्फ्यूज़न में देना होता है 1 घंटे में। फिर हर पेशेंट में थ्रोम्बोलिसिस भी नहीं कर सकते, कुछ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं। मान लो पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से हमने थ्रोम्बोलाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। तो किसी भी पेशेंट में थ्रोम्बोलिसिस की पहले इंडिकेशंस देखनी है कि इंडिकेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, पेशेंट को स्टेमी है और पेशेंट कैथ लैब भी अवेलेबल नहीं है, तो हम थ्रोम्बोलिसिस प्लान करेंगे। फिर उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रूल आउट करनी है, क्योंकि कुछ इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, तो ये सबसे पहले रूल आउट करनी है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो कोई एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक अगर विद इन 1 ईयर है, सबसे पहले हमें ब्रेन की चीज़ें रूल आउट करनी है, क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस से प्रॉब्लम क्या होएगी, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग उसकी सबसे ज़्यादा मेजर ऐसे रिस्क की चीज़ है कि हमने थ्रोम्बोलिसिस कर दिया, एपिस्टेक्सिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं और से ब्लीडिंग हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंट्राक्रैनियल ब्लीड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रेन की फीचर्स रूल आउट करेंगे कि कभी भी उसको विद इन 1 ईयर ऑफ लाइफ में, आज से पहले 1 साल के अंदर अंदर इस्केमिक स्ट्रोक आया था क्या, या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक लाइफ में कभी भी आया, बचपन से लेके अब तक अगर उसको कभी भी हेमरेजिक स्ट्रोक आया तो हम उसको नहीं करेंगे थ्रोम्बोलाइज, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। या फिर पेशेंट का बीपी अभी एट द प्रेजेंट टाइम 180/110 से ज़्यादा है, तो पहले बीपी ठीक करेंगे फिर थ्रोम्बोलाइज करेंगे। सस्पेक्टेड एओर्टिक डाइसेक्शन है, पेशेंट को एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, टेकिकार्डिया हो गया है और बीपी एकदम से फॉल कर गया है, तो एओर्टिक डाइसेक्शन अगर हम प्लान कर रहे हैं तो अगर हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं तो नहीं करेंगे थ्रोम्बोलिसिस। अगर एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग है, इसमें बस मेंसेस को रूल आउट करना है, मेंसेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे उसको स्टूल में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, नहीं करेंगे थ्रोम्बोलिसिस। फिर अगर वो नॉन केस है किसी भी इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म का, एवी मालफॉर्मेशन का या इंट्राक्रैनियल नियोप्लाज्म का, तो नहीं करेंगे थ्रोम्बोलिसिस। या कोई सर्जरी हुई है इंट्राक्रैनियल और स्पाइनल सर्जरी, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखनी है इसमें, बाकी बॉडी की सर्जरी नहीं। इंट्राक्रैनियल और स्पाइनल सर्जरी अगर 3 महीने के अंदर अंदर उसकी कोई भी हुई है तो नहीं करेंगे। अगर उसका कोई सीपीआर हुआ है और वो मोर देन 10 मिनट्स गया है, कई बार एमआई के पेशेंट में एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उसका सीपीआर करना पड़ता है, तो अगर ऐसे पेशेंट का एमआई आया, सीपीआर हुआ, 10 मिनट से ज़्यादा सीपीआर चला, तो उसको थ्रोम्बोलाइज नहीं करेंगे। फिर आती हैं कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक तो सर्जरी का ही आ गया कि इंट्राक्रैनियल और स्पाइनल सर्जरीज के अलावा किसी भी और चीज़ की सर्जरी, कोई अपेंडिक्स की हुई है, गोल ब्लैडर की हुई है, कोई ऑर्थो की कोई सर्जरी हुई है, तो अगर विद इन 2 वीक्स 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई सर्जरी हुई है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है ये। अगर 2 हफ्ते से पहले हुई है तो हम इसमें कर सकते हैं थ्रोम्बोलिसिस। अगर उसका किसी वजह से आईएनआर रेज्ड रहता है, सीएलडी का पेशेंट है या एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है और आईएनआर मोर देन 2 है, तो ये भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है। कोई ब्लीडिंग डायस्थेसिस है, कोई डिसऑर्डर है उसको ब्लीडिंग का, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट है, रिसेंट कोई ट्रॉमा हुआ है या एक्टिव कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आते हैं। अब पहले हम पेशेंट्स की इंडिकेशन देख ली, फिर हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख ली, फिर हम अगर पेशेंट को इंडिकेशन बन रही है और कॉन्ट्राइंडिकेशन रूल आउट है तो थ्रोम्बोलाइज करेंगे और फिर स्टेंटिंग के लिए हम उसको भेज देंगे। फिर इसकी एमआई की क्लासिफिकेशन आती है, क्लिप क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको।
जब एमआई होता है तो हार्ट का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो गया। अब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा तो जो फ्लूइड है वो कहीं तो रिटेन होगा। फ्लूइड कहाँ रिटेन होगा? लंग्स में होगा सबसे पहले। तो अगर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है पेशेंट का, उस बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। अगर ऑस्कल्टेशन पे रेल्स मिल रहे हैं तो क्लास 1, अगर क्रैकल्स मिल रहे हैं साथ में S1 S2 के साथ S3 साउंड भी मिल रही है और जो जेवीपी है वो भी रेज्ड है तो क्लास 2। क्लास 3 जब फ्रैंक पल्मोनरी एडिमा है, हमें एक्सरे पे पल्मोनरी एडिमा की फीचर्स मिल रही हैं या फिर उसको शॉक में जा चुका है पेशेंट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 हो गया है तो क्लास 4। फिर एक लास्ट टॉपिक रहता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले विद इन 1 आवर हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को एमआई हुआ विद इन 1 आवर उसको एरिथमियाज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली एरिथमियाज मिलता है इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम ऐसे पेशेंट में डायरेक्ट डीसी शॉक देंगे और पेशेंट का सीपीआर देंगे। तो हमें विद इन फॉर 1 आवर हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। 24 आवर्स के लिए विजिलेंट रहना होता है, लेकिन विद इन 1 आवर के लिए तो रहना ही रहना है। और क्या क्या टाइप के एरिथमियाज हो सकते हैं? मोबिस टाइप 2 ब्लॉक हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। तो अगर ब्लॉक हुआ है तो पेसमेकर के लिए उसको प्लान करेंगे, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो डायरेक्ट डीसी शॉक देंगे। विद पल्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो इंजेक्शन एम्योडेरोन दे सकते हैं या इंजेक्शन लिग्नोकेन भी दे सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होती है कि एकदम से कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, बीपी मेंटेन नहीं कर रहा। अब बीपी मेंटेन नहीं कर रहा तो हम वेसोप्रेसर्स देंगे, नोरेड दे सकते हैं, डोपामिन दे सकते हैं और डोबुटामिन दे सकते हैं। ये किन किन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं? नोरेड अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पे काम करता है। डोपामिन D1 B1 और D1 बीटा 1 और अल्फा 1 पे काम करता है। डोबुटामिन सिर्फ बीटा 1 पे काम करते हैं। सिर्फ डोपामिन की इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर CHF है या शॉक विद ओलिग्यूरिया है तो हम डोपामिन देंगे उसको इन्फ्यूज़न। अगर पेशेंट को वैसे सिर्फ CHF है तो डोबुटामिन भी दे सकते हैं, CHF भी नहीं है तो हम नोरेड भी दे सकते हैं। बट शॉक विद ओलिग्यूरिया जरूर याद रखना है कि अगर पेशेंट का किडनी डैमेज हुआ है, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम डोपामिन इन्फ्यूज़न प्रेफर करते हैं। कुछ पेशेंट में कार्डियक रप्चर भी हो सकता है। रप्चर होएगा, हार्ट एकदम से रप्चर होएगा तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा? पूरे मीडियास्टाइनम में इकट्ठा होएगा, उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। तो जितना फ्लूइड इकट्ठा होएगा उसको क्या करना पड़ेगा? सिरिंज से निकालेंगे। तो इसमें टैपिंग करने होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसमें एक तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, बीपी रिड्यूस हो जाता है और इसी पे इलेक्ट्रिकल एल्ट्रेंस मिलती है। एक वेव हाई एम्पलीट्यूड की मिलेगी, एक वेव लो एम्पलीट्यूड, फिर हाई एम्पलीट्यूड, फिर लो एम्पलीट्यूड। फिर कुछ पेशेंट्स में लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म भी मिल सकता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? परसिस्टेंट एसटी एलिवेशन। 3 कंडीशन है जहाँ पे परसिस्टेंट एसटी एलिवेशन मिल सकता है। एक तो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, कि पेशेंट को एमआई हुआ था, उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो गया, ट्रीटमेंट हमने दिया, फेल हो गया ट्रीटमेंट, एसटी एलिवेशन अभी भी मिलेगा। दूसरा है कि उसको नया एमआई आ गया, एक एमआई आया था कुछ घंटे बाद या अगले दिन कुछ टाइम बाद उसको दूसरा एमआई आ गया, तो उसमें भी एसटी एलिवेशन मिल सकता है उसको। तीसरा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, इसमें भी परसिस्टेंट एसटी एलिवेशन मिल सकता है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, एमआई का पेन नहीं है, पेरिकार्डाइटिस का पेन है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहले तो हम ऑस्कल्टेट करेंगे। ऑस्कल्टेशन पे क्या मिलेगा? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मिलेगा। और जो ईसीजी है उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा। अब ये एमआई का एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें जो एलिवेशन है एसटी सेगमेंट वो इसमें अपवर्ड कनकेविटी है। ये नॉर्मल एसटी सेगमेंट यहाँ होना था, इससे ऊपर तो चला गया, लेकिन इसमें कन्वेक्सिटी नहीं है। कन्वेक्सिटी होती तो ये एमआई का होता, और अगर इसमें कनकेविटी है ऊपर की तरफ तो ये ड्रेसलर सिंड्रोम बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस का है ये। ट्रीटमेंट में हम इसको एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं 650 mg TDS, एनसेड यूज़ कर सकते हैं और स्टीरोइड यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन है कि वेलुलर डैमेज हो सकता है इसमें। जो नॉर्मली इसमें मिलता है वो मिट्रल रिगर्गिटेशन मिलता है, कि यहाँ पे जो मिट्रल वेल्व है उससे रिगर्गिटेट होकर सारा फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। एक इसमें वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है कि सारा लेफ्ट से राइट में ब्लड जा रहा है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वेलुलर डैमेज हो गया, ऑटोइम्यून कंडीशन ड्रेसलर सिंड्रोम क्रिएट हो गई, या फिर पेशेंट को रप्चर हो गया, एन्यूरिज्म बन गया, या फिर जो एरिथमियाज हैं वो क्रिएट हो गई, एकदम से पेशेंट शॉक में चला गया। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है। तो अगर हम इसको कंपाइल करके याद करेंगे तो पेशेंट में कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, 2 कैटेगरीज ऑफ रिस्क फैक्टर थे। उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है उस पेशेंट में। एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लाक कैसे बना, स्टेबल अनस्टेबल प्लाक क्या होता है। फिर ऐसे पेशेंट में एक दिन अचानक से डिमांड बढ़ी, डिमांड कब बढ़ सकती है? हाइपरथायरॉयडिज्म में, एक्सरसाइज के टाइम पे, प्रेगनेंसी में, अनीमिया में।
किसी दिन सडनली सप्लाई और डिमांड का इतना मिसमैच हो गया कि पेशेंट को पेन हो गया। अब वो ओक्लूजन कितने परसेंटेज थी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्टेबल, अनस्टेबल, नॉन स्टेमी, स्टेमी किस कैटेगरी में आता है। होगा सब में पेशेंट को पेन होगा और कुछ इक्विवेलेंट सिम्टम्स जो हमने देखे थे डिस्निया, डायफोरेसिस, वो हो सकते हैं। पेशेंट हमारे पास आया, पहले हम उसके सिम्टम्स पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ईसीजी से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर मार्कर्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने उसकी एक एक्यूट मैनेजमेंट की, फिर हमने उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की। पहले हमने उसको रेस्ट कराया, ऑक्सीजन दी, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी। अगर अनस्टेबल एंजाइना या एमआई है तो हमने उसको लोडिंग डोज भी दिया। लोडिंग डोज देने के बाद हमने उसकी, अगर स्टेबल एंजाइना की तरफ अगर है पेशेंट तो हमने उसका ट्रेडमिल टेस्ट और एंजियोग्राफी प्लान की। और उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हमने ड्रग्स दिए, साथ में बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कुछ डेली डोज ऑफ इकोस्प्रिन, स्टैटिन्स, वो दिए। और जो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स थे, पोटेशियम चैनल ओपनर्स, निकोरेंडिल और फेसिडिल दे दिया, इवाब्रेडिन दे दिया। ये चीज़ें हमने उसको सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एमआई था, अनस्टेबल एंजाइना था, तो हम उसको क्या करेंगे, लोडिंग डोज देने के बाद हम उसका थ्रोम्बोलिसिस प्लान करेंगे। अगर एमआई का पेशेंट है, थ्रोम्बोलिसिस कब करनी होती है, हमारे पास कैथ लैब है कि नहीं है, वो उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे। थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद उसकी जब एंजियोग्राफी होगी तो उसमें हमने देखा सिंगल वेसल डिजीज़ थी पेशेंट को, डबल वेसल थी, ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी, पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है। फिर हमने उसके बेसिस पे उसकी एंजियोग्राफी जो है उसकी रिपोर्ट देख के उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि स्टेंट डालना है या बाईपास सर्जरी करनी है। स्टेंट कब डालना होता है उसकी इंडिकेशंस देखी, बाईपास सर्जरी कब करनी होती है उसकी इंडिकेशंस देखी। ये करने के बाद साथ में लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट चलती रहेगी, ये प्रोसीजर्स किए। एमआई आने के बाद एकदम से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो कॉम्प्लिकेशन देखी। और ये हमारा पूरा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का टॉपिक था।